सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम भाग 2। बच्चों, हमारे भाग 1 की वीडियो में हमने सर्वनाम के भेदों, उनकी परिभाषा और पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के प्रथम भेद को पढ़ा था। आइए अब हम बढ़ते हैं सर्वनाम के अगले भेद की ओर, जो कि है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहते हैं बच्चों जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करेंगे। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह देखो मेरी टोपी, वे हमारे दादा दादी हैं। यहाँ पर बच्चों यह और वे शब्द निश्चित वस्तु और व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे सर्वनाम के अगले भेद की ओर, जो कि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं, किंतु उसके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, अनिश्चय की स्थिति है। यहाँ पर कुछ भी हमें स्पष्ट नहीं है। ये सर्वनाम शब्द किसी वस्तु व्यक्ति की ओर संकेत तो करते हैं, किंतु वहाँ पर अनिश्चय का भाव होता है, वस्तु और व्यक्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। कुछ रुपए माँ को दे दो, कोई गाना सुनाओ। यहाँ पर कुछ और कोई शब्द का प्रयोग होने से बच्चों अनिश्चय की स्थिति हो गई है, अतः यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे सर्वनाम के अगले भेद की ओर, जो कि है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत हो, अर्थात प्रश्न पूछा जाए, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम में नाम से ही स्पष्ट है, हम प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं बच्चों। यह टीवी कौन लाया? तुमने क्या खरीदा? बच्चों यहाँ पर कौन, क्या शब्दों के द्वारा हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। साथ ही साथ इसकी एक पहचान और है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो वाक्य के अंत में हमेशा हमें प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलेगा। तो जिन शब्दों, सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु या घटना के प्रति हम प्रश्न पूछेंगे, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे सर्वनाम के अगले भेद की ओर, जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा अन्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित हो, इसमें सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य का संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। ऐसे जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नहीं हो। इस तरह से बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि जो वह शब्द जो है वह संबंध स्थापित कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में वही, जो इत्यादि शब्दों के बाद माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य का संबंध स्थापित किया जा रहा है, अतः यहाँ पर बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम देखते हैं सर्वनाम के अगले भेद को, जो कि है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब है स्वयं की बात करना। तो जिन सर्वनाम शब्दों में निजत्व या अपनेपन का बोध हो, हम जो स्वयं की बात जहाँ पर करें वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा। यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे इस उदाहरण में स्वयं शब्द के द्वारा हमारी निजता का बोध हो रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों,
वह खुद ही चला जाएगा। यहाँ पर खुद शब्द के द्वारा अपनेपन का, निजत्व का, निजपन का बोध होता है। तो ऐसे शब्दों का जहाँ बच्चों प्रयोग हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमें निजवाचक सर्वनाम का बोध होगा। इस तरह से बच्चों हमने सर्वनाम के बचे हुए भेदों को आज पढ़ा। आशा है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी आज की जो ये वीडियो है बच्चों, यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।